हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस जहां प्री कम मेंस प्लस इंटरव्यू की व्यवस्था है या एग्ज़ाम होता है, साथ में ही वनडे एग्ज़ाम की श्रृंखलाएं जैसे यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी और रेलवे बैंकिंग में जो जीएस में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी सेक्शन से या आईजीपी गवर्नमेंट सिस्टम से, तो जो बेसिक लेवल के हैं एनसीईआरटी भारत सरकार की है जो, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ये जो एनसीईआरटी की श्रृंखला है इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, बेसिकली ये मेन रूप से यूपीएससी सीएससी जो प्री कम मेंस के लिए, साथ में ही आप देखेंगे यूपी पीसीएस में प्री कम मेंस और जीएस पेपर 2 खासकर जो मेंस से रिलेटेड है। साथ में ही इस किताब को आप जीएस के 4th पेपर में एप्लीकेशन कर सकते हैं, ई गवर्नेंस को समझ सकते हैं, सोशल इसी को जो पार्ट हैं छोटे बहुत उनको भी आप देखने को मिलेंगे कि कैसे काम होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत। तो देख सकते हैं इस किताब को कि हम लोग क्लास 9th की है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, और इन जो भी है चैप्टर है 5 संस्थाओं का कामकाज। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चौथे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखेंगे इस चौथे पार्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग क्लास 9th की जो पाठ्य पुस्तक है देख रहे हैं, क्लास 9th की है ये। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस या अदर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, जहां प्री खास कर ये डिजाइन कोर्स यूपीएससी के या सीएससी के जो जीएस के पेपर 2 का, जीएस के पेपर 2 से रिलेटेड है पूरा पार्ट खास। और आप देखेंगे इसके साथ ही आप वनडे एग्जाम की श्रृंखलाएं हैं, वहाँ भी पूछा जाएगा। तो चैप्टर 5 है संस्थाओं का कामकाज, और जो भी हम पढ़ लिख रहे हैं या तो इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर, इनका ये चैनल है। आप इनको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं। तो संस्थाओं के कामकाज के संदर्भ में हम लोग आज पार्ट 4 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आप देखेंगे चौथे पार्ट में हम लोग आए हैं। तो न्यायपालिका कैसे काम करती है, न्यायपालिका का क्या काम है, आप देखेंगे। यहाँ ये न्यायपालिका आ गया, न्यायपालिका नहीं है यहाँ, आप इसे हटा सकते हैं इतना। यहाँ देख सकते हैं न्यायपालिका नहीं है, यहाँ लिखेंगे जो अगर हम देखेंगे तो 4.4 के अंतर्गत हम अगर देखना होगा, पढ़ना होगा, तो देखेंगे राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात है, आपको आगे बताएंगे। ये हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, इसे हटा दे सकते हैं। तो हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। तो देख सकते हैं लोकतांत्रिक राजनीति क्लास 9th की पाठ्य पुस्तक है, ये उसका मुख्य पृष्ठ है। साथ में ही हम जो चैनल पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 को, तो इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल के चैनल के सर से पढ़ रहे हैं। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दें। साथ में ही संस्थाओं के कामकाज के संदर्भ में अगले पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। और ये चैप्टर 5 है, जैसा हमने आपको दिखाया, इंडेक्स है इसकी बुक की। आप देखेंगे ये भारत की उद्देशिका है। भारत की उद्देशिका आप देखेंगे अगर, तो भारत के संविधान की जो है क्रक्स है। इसे हमारे संविधान विशेषज्ञों ने जो है लिखा था, और सुप्रीम कोर्ट को जब कोई अपने संविधान की व्याख्या करने में कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो इस उद्देशिका का सहारा लेते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये संविधान का भाग है लेकिन महत्वपूर्ण भाग नहीं है। आप देखेंगे जो मूल उद्देशिका थी उसमें 81 वर्ड थे। अभी संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता आप देखेंगे, अगर और अखंडता को अलग अलग जोड़ेंगे तो ये 86 हो जाएंगे। अगर एक साथ पढ़ेंगे और अखंडता तो 85 वर्ड। तो आप देख सकते हैं
या तो कम ज़्यादा, अगर जहाँ क्वेश्चन जैसे पूछा जाए उस हिसाब से आप इसे आंसर लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो अमेंडमेंट हुए थे, अमेंडमेंट आपको दिख सकते हैं 42 अमेंडमेंट है, 76 में हुआ था। 76 में किसकी? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। हम देख सकते हैं 4.3 में राजनीतिक कार्यपालिका। आपको बता दें, राजनीतिक कार्यपालिका या स्थायी, इस राजनीतिक कार्यपालिका में देखेंगे कि हम लोग एक तो राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, पालिका का दूसरा स्थायी कार्यपालिका। ठीक, आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, मतलब आप देख सकते हैं कि जब हम मंडल कमीशन की बात कर रहे थे कि इस पे अंतिम रूप से सिग्नेचर किसने किए थे, तो राष्ट्रपति ने। तो यहाँ राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सिग्नेचर किए थे, तो दस्तावेज पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। और ये फैसला नहीं किया था, ठीक है, उसने ये फैसला नहीं किया था, सिर्फ सिग्नेचर किए थे। तो आप देखेंगे राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, या कार्यपालिका का प्रमुख आप देखेंगे, राजनीतिक कार्यपालिका क्यों कहेंगे? कार्यपालिका का प्रमुख आप देखेंगे राष्ट्रपति हैं, इसलिए उन्होंने सिग्नेचर किए थे। लेकिन ये नीतिगत फैसला उन्होंने नहीं लिया था, केवल ये नीतिगत फैसले लागू कर रहे थे। तो आप देखेंगे कि ये स्थायी रूप से आप देख सकते हैं, जिसे किसी और ने क्या किया था? तैयार किया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी। तो आप देखेंगे ये जो मंडल कमीशन या जो विधेयक था, इसे क्या था? इसे प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद लाई थी। और आप देखेंगे कि इसमें क्या हुआ था? इस पे अंतिम रूप से जब संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ, पारित होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए, तो राष्ट्रपति ने सिर्फ इसे क्या हुआ? अपना अंतिम दस्तावेज पर सिग्नेचर किए। नीतिगत फैसला लेने वाली हमारी सरकार थी, इसी को हम कहेंगे राजनीतिक कार्यपालिका। लेकिन हम क्या कहेंगे? लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता है तो यह फैसला नहीं कर सकते। राजनीतिक कार्यपालिका को लोकसभा का समर्थन होना आवश्यक है। इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे, मतलब संसद में लोकसभा भी आती है, लोकसभा में उनको समर्थन हासिल था। तो आप देखेंगे फिर उनका संसद का मतलब राज्यसभा से पारित हुआ, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास भी पारित किया। अगर राष्ट्रपति को इस विधेयक को ना लागू करना, तो अपना राष्ट्रपति के पास वीटो पावर हैं, जैसे अमेरिका के पास एब्सोल्यूट वीटो पावर हैं, उसी प्रकार एक जो है कुछ पावर अपने राष्ट्रपति के पास हैं, वीटो पावर जिसे कह सकते हैं। ये वीटो पावर आप देखेंगे अगर तो यूज कर सकते थे या वापस भेज सकते थे पुनर्विचार के लिए। लेकिन पुनर्विचार के लिए एक बार भेज देने के बाद अगर मंत्रिपरिषद उसे वापस भेज देती है या संसद या लोकसभा उसे दोबारा उसी सेम टू सेम जब वैसे ही प्रपोजल भेज देगी, तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। या तो उस पर सिग्नेचर कर देगा या फिर उसे अपनी मेज़ पर छोड़ देगा। इसे कहते हैं जेबी वीटो पॉकेट, ठीक है, पॉकेट में अपने रख लेगा, ना हाँ या ना। तो जैसे आप देखेंगे कि डाक विभाग का एक था जो विधेयक, वो आज भी पड़ा हुआ है जेबी वीटो में राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति बदले गए लेकिन जेबी वीटो बना रहा, उसी में पड़ा रहा, आज तक लागू नहीं हो सका। तो इस अर्थ में वे संसद की मर्जी लागू कर रहे थे। इस तरह आप देखेंगे कि किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोज़मर्रा के फैसले करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें क्या होते हैं? बहुत सारे अधिकारी मिलते हैं, जो इन्हें अधिकारी ही कहेंगे, काम करने वाले व्यक्ति हैं अगर लोकसभा। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से हम कार्यपालिका भी कहेंगे। कार्यपालिका इन्हें सामूहिक रूप से का मतलब है कि जो स्थायी कार्यपालिका है और राजनीतिक कार्यपालिका है, इन दोनों को हम सामूहिक रूप से कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। और कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। तो सरकार
कि जो भी नीतियों पे सिग्नेचर करना होता है आप देखेंगे उनको भी क्या है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। स्थायी कार्यपालिका के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन पे भी आप देखेंगे उन्हें भी रिक्रूटमेंट के अंतिम रूप से क्या होता है, उन्हें भी शपथ या उनको भी राष्ट्रपति का सिग्नेचर के रूप में मिलता है, सिग्नेचर होता है उनके भी उस पर। तो आप देखेंगे सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें क्या किया जाता है, कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, आप देखेंगे जो सरकार की नीतियां हैं, नीतियों को ही कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है कि कार्य रूप में दिया जाता है। विधायिका ने तो सिर्फ विधेयक पारित मतलब बनाया, लेकिन कार्य रूप मतलब इसे एग्जीक्यूट करने का कारण इसे कार्यपालिका, क्योंकि इसमें राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका दोनों का समावेश है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करेंगे तो देख सकते हैं कि जब हम सरकार के बारे में जब बात करेंगे तो इसके बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य है आमतौर पर कार्यपालिका से ही जुड़ा होता है। तो आप देखेंगे हमारा तात्पर्य आमतौर पर क्या होगा, कार्यपालिका से ही होता है। और कार्यपालिका में आप देख सकते हैं कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। अब हमने जो राजनीतिक कार्यपालिका थी उसमें भी आप देखेंगे दो पार्ट हैं, राजनीतिक कार्यपालिका हो गई, एक स्थायी कार्यपालिका। तो इसके दो पार्ट हो गए, एक स्थायी हो गई, एक अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, स्थायी कहेंगे, एक को अस्थायी कहेंगे। ठीक, तो देखेंगे कि किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, किसी भी लोकतंत्र में जाएंगे तो आपको कार्यपालिका के दो हिस्से मिलेंगे, मतलब भारत ही नहीं जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ कार्यपालिका के दो हिस्से होंगे। तो देख सकते हैं जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता, अस्थायी कहा जाता है, क्योंकि जनता ने चुना, जब तक इन्हें लोकसभा में इनको समर्थन हासिल है तब तक ये क्या है, संसद, तब तक ये इनकी सरकार रहती है। जैसे इनका कार्यकाल पूरा होगा दोबारा चुनाव होगा, दोबारा चुनाव में जनता इनको हरा भी सकती है, या कुछ प्रतिनिधि बदल जाएंगे या सरकार बदल जाएगी। आप देखेंगे तो ये अस्थायी है, ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, इन्हें जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं, मतलब ये जनसेवक हैं, ये बड़े फैसले करते हैं। जनता के बीच के जो फैसले हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या अन्य कानूनी नियमों के लिए। तो आप देखेंगे दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय तक क्या होता है, नियुक्त किया जाता है, तो आप देखेंगे उन्हें ही हम स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। और यही इस मेन रूप से व्यवहारिक रूप में देखेंगे राजनीतिक जो कार्यपालिका के पीछे वास्तविक कार्य रूप की रेखा जो है हमारी अस्थायी प्रशासनिक सेवक हैं, जो जिन्हें कार्यपालिका का अंग माना जाता है, इनका ही मेन रोल होता है कार्य करने में, या यही मुख्य भूमिका आपकी कार्यों को, कानूनों के अधिनियमों को लागू करने में इनका ही मेन काम होता है, या इनका ही हाथ होता है कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दो तरीके हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि, क्वेश्चन को अगर लिखा जाए, क्या आप बोल देते हैं, नोट कर लीजिए, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली में जो है कार्यपालिका, ठीक, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका के बीच विभेद है। ठीक है, इस विभेद में समावेशी किस प्रकार निभाती है, या कैसे जो कार्यपालिका है इसमें समावेश कैसे होता है, चर्चा कीजिए। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप इस मत से सहमत हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भी, ठीक है, इसमें कार्यपालिका भी दो पार्ट हुए हैं, जिससे स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, आप अब इसकी व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए या समीक्षा कीजिए। ठीक है, कि दोनों के कार्य क्या क्या हैं, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। हम देखेंगे लोक सेवकों, आप देखेंगे लोक सेवकों में काम करने वाले लोगों को क्या होगा, सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के रूप में बावजूद भी पदों पर रहते हैं। आप देखेंगे जहां देख सकते हैं मंत्री के, या आप देखेंगे क्या होंगे, बहुत सारे IAS PCS या कोई अधिकारी वैसे भी OSD होते हैं, एक जो है। दूसरा कह सकते हैं कि
और भी अन्य अधिकारी होते हैं, जैसे निजी सेक्रेटरी कह सकते हैं, वो कोई भी व्यक्ति होता है, आप भी बन सकते हैं। और आप देखेंगे उनके ही विभाग का जो कोई एक प्रमुख होगा वो एक आईएएस अधिकारी होगा। आप देखेंगे एक ड्राफ्टिंग बिल बनाने के लिए भी एसएससी डिपार्टमेंट है, तो ऐसा पीसीएस या आईएएस अधिकारी के नीचे, प्रशासनिक अधिकारी के नीचे एसएससी की रिक्रूटमेंट बॉडी काम करती है। हर स्तर पर आप देखेंगे जो स्थायी कार्यपालिका के हिस्सा बन जाते हैं, इन्हें देखेंगे तो लोक सेवकों में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। तो लोक सेवकों में क्या होगा, काम करने वाले लोग कौन होते हैं, सिविल सर्वेंट या नौकरशाह। यही बेसत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद काम करते रहते हैं। आप देखेंगे कभी इमरजेंसी लग जाएगी या कभी आप देखेंगे सरकार क्या है, सत्ता में काम नहीं कर रही है, तो यही कार्यपालिका वास्तविक रूप से काम करती रहती है, जिसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। आप देखेंगे वे अपने पदों पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अधिकारी वही अधिकारी हैं, ठीक, जो राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं, मतलब जनसेवक के रूप में होते हैं, क्योंकि जनता ने इन्हें चुनकर भेजा है। तो राजनीतिक कार्यपालिका बड़े फैसले लेती है, इसलिए इन बड़े फैसलों के अंडर लेने वाले व्यक्तियों के अंडर स्थायी कार्यपालिका काम करती है और रोजमर्रा के प्रशासन में उनको सहायता करती हैं। आप देखेंगे कि आप कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि भारत में राजनीतिक कार्यपालिका और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की क्या है, भूमिका की विवेचना अपने शब्दों में कीजिए, ठीक है। इसको भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि अब आपसे एक सवाल पूछते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से क्या होते हैं, अधिकार क्यों होते हैं, मंत्री या किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है। तो आप देख सकते हैं जो गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार राजनीतिक कार्यपालक को क्यों होते हैं, कारण है बताया हमने आपको। पहला पॉइंट है कि वो जनसेवक होते हैं। दूसरा आप देखेंगे जनता के बीच वो बड़े डिसीजन लेते हैं। साथ में आप देखेंगे कि किसी मंत्री किसी नौकरशाह से क्यों ज़्यादा प्रभावशाली होता है, तो मंत्री भी एक जनसेवक होता है। आप देखेंगे जनता के बीच निर्णय लेते हैं। अगर कोई मंत्री राज्यसभा के सदस्य से चुना जाता है फिर वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के उत्तरदायी है। तो आपको बता दें, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि क्यों प्रभावशाली होता है। तो आप देखेंगे जबकि नौकरशाह आप देखेंगे ज़्यादा शिक्षित है, ठीक है। अगर नौकरशाह की बात करेंगे तो देख सकते हैं क्या होगा, ज़्यादा शिक्षित है, ठीक है, ज़्यादा अनुभव है, ठीक है। अनुभव का मतलब कार्य करने की कार्यपालिका का स्थायिक है। तो और आप देखेंगे जो सलाहकार होते हैं किसी विभाग के, क्या होते हैं, किसी मंत्री से ज़्यादा उन्हें अनुभव होता है, लेकिन फिर भी उनका हायरार्की सिस्टम में आप देखेंगे पद में मंत्री से वो नीचे होते हैं, क्योंकि मंत्री के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया है। तो आप देखेंगे मंत्री इसलिए नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। हम बात करें आगे, किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है, इसीलिए आप देखेंगे, इसीलिए क्या होता है, राजनीतिक कार्यपालिका ज़्यादा क्या होती है, जनता के बीच काम करती है, इसलिए वो स्थायी कार्यपालिका उसके अंदर काम करती है, किसके, राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर। आप देखेंगे मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है, ठीक है। मंत्री लोगों द्वारा नहीं चुना होता है, प्रतिनिधि लोग द्वारा चुना होता है। मंत्री तो कौन चुनता है, प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति उसकी नियुक्त करता है। तो आप देखेंगे इस तरह
उसे जनता की ओर से उसकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इस तरह इसी वजह से क्या होगा, मंत्री ही सारे फैसले करता है और मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्य को तय करता है। ठीक है, आप देखेंगे ये सारे इसीलिए मंत्री नौकरशाह से ज़्यादा बड़ा माना जाता है कि मंत्री पद राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है और वो अस्थायी है। इसके आगे देख सकते हैं जिसमें नीतिगत फैसले के लिए क्या होगा, जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं और किसी मंत्री से अपने कार्यालय में या मंत्रालय में मामलों की विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती है। तभी सभी तकनीकी मसलों पर देखेंगे मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है। और लेकिन आप देखेंगे विशेषज्ञ अक्सर अलग अलग क्या कहते हैं राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय करता है। तो आप देखेंगे जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं, मतलब नीतिगत फैसले कौन करेगा, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। किसी मंत्री ने अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कोई भी विभाग का जो मंत्री है वो उस विभाग का विशेषज्ञ है। भारत में आप देखेंगे ऐसे भी मंत्री हैं जो विशेषज्ञ तो बात छोड़ो, शिक्षित भी हो सकता ठीक से ना हो, ठीक है, उन्हें नॉलेज भी ना हो सकता ठीक से पढ़ भी ना सकें अपने गजट को, अपने डिपार्टमेंट की गजट को। तो आप देख सकते हैं किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामले में विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती है। कारण ये है कि भारतीय लोकतंत्र में जो जनसेवक चुने जाते हैं वहाँ शिक्षित होने का कोई पैमाना नहीं है, कोई आधार नहीं है कि मंत्री को शिक्षित होना अनिवार्य है। ऐसी कोई संविधान ने विशेषज्ञ मतलब ऐसे नियम नहीं बनाए हैं। तो आप देखेंगे सभी तकनीकी मसलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, मतलब मंत्री के अंडर में कुछ विशेषज्ञ नियुक्त होते हैं और देखेंगे कि विशेषज्ञ अक्सर अलग अलग राय रखेंगे कि विशेषज्ञ एक से अधिक हो सकते हैं, फिर भी वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है, अंतिम निर्णय उस पर मंत्री को ही लेना होता है। ऐसा हर बार बड़े संगठन में होता है। तो आप देखेंगे जो राजनीतिक कार्यपालिका थी उसमें भी हम लोगों ने क्या किया, राजनीतिक कार्यपालिका में आप देखेंगे राजनीतिक कार्यपालिका में आप देख सकते हैं कि क्या होगा, दो थे कि एक फिर आए स्थायी और अस्थायी। ठीक है, तो आप देखेंगे जो पूरे मामलों को भली बात समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं। विशेषज्ञ सिर्फ अपनी राय देते हैं। तो आप देखेंगे विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं। आप लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इस व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं कि कोई भी काम जब मंत्री ने की कोई नौकरशाह काम करता है, ड्राफ्ट नौकरशाह के माध्यम या उनके अंडर में काम तैयार हुआ कोई, इसके बाद आप देखेंगे कि विशेषज्ञों ने उस पर राय दी, मंत्री ने डिसीजन लिया कि हमें ये ठीक लग रहा है, ये करना है, ये जनता की मांग है। तो आप देखेंगे अंतिम रूप से कोई काम होता है वो मंत्री के ही नाम होता है कि ये मंत्री जी ने किया है या इस मंत्री या इस मंत्रालय ने किया है। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि एक विडंबना ये भी है कि जब कोई कमी होती है या जब कोई कार्य होता है तो उस मंत्री को उस पर लेना भी पड़ता है उत्तरदायी। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में बाकी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हम चर्चा करें तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होगा, प्रमुख होता है कह सकते हैं। तो देखेंगे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में क्या होगा, प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री को कहेंगे प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए क्या होता है, कोई भारत में प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है पद के लिए। सिर्फ प्रधानमंत्री एक प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा या संसद भवन का लोकसभा का प्रतिनिधि या राज्यसभा का प्रतिनिधि हो सकता है, वहाँ चुनकर जाएगा। फिर वहाँ की जो राजनीतिक पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी, अब पार्टी क्या होगी, अपने दल का नेता चुनेगी और उस नेता का नाम राष्ट्रपति के पास जाएगा कि हम अपने नेता इस नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए चयनित करते हैं।
तो टिकट देते हैं या आप चयनित कह सकते हैं। तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। ठीक है, वो अपनी मर्जी यहाँ इतना लगा सकता है कि किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है कि आप सरकार बनाइए, विवेकानुसार ये उसका अधिकार है। हालांकि विवेकानुसार वो सबसे बड़ी पार्टी को ही प्रधानमंत्री पद के लिए अनुमोदित करता है, बनाने के लिए नियुक्त करता है कि आइए लोकसभा में आप क्या करिए या वो बहुमत हासिल कीजिए। साथ में आप देखेंगे राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी, ठीक है, या पार्टियों के गठबंधन को, सामूहिक गठबंधन जिसे सामूहिक सरकार कहते हैं, कोलेशन गवर्नमेंट, के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे संसद में बहुमत हासिल है, मतलब वो अपने विवेक के आधार पर बुला सकता है या होने की संभावना हो। इसी संभावना के आधार पर आप देखेंगे क्या होता है, राष्ट्रपति जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं हासिल होता है तो किसी भी पार्टी को क्या होता है, जो सबसे बड़ी पार्टी है या जिससे सबसे ज़्यादा टिकट सबसे ज़्यादा सीटें जीती हों, वो सिंगल पार्टी हो। अगर एक पार्टी जिसने कई लोगों से मिलकर बनी हो, उसे लग रहा हो कि इसे निर्दलीय या अन्य छोटी छोटी पार्टियां बहुमत दे सकती हैं, तो अपने विवेकानुसार क्या होता है, उस पार्टी को बुला सकती है या आप बहुमत हासिल कीजिए। तो यही संभावना के आधार पर वो कभी कभी दूसरी पार्टी को भी कॉल कर सकते हैं। अगर बहुमत है तो वो आपको ही बुलाएगा, ऐसे कहेंगे। तो प्रधानमंत्री का क्या होगा, कार्यकाल तय नहीं होता है कि वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है जब तक उसे लोकसभा में क्या होता है, बहुमत हासिल है उसकी पार्टी, उसकी गठबंधन की सरकार को, तब तक वो बना रह सकता है। या आप देखेंगे कि जब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है जब तक वह पार्टी का गठबंधन का नेता है। मतलब गठबंधन अगर टूट जाएगा तो अब पार्टी क्या होती, सरकार अस्थायी रूप से आ जाएगी, अस्थायी हो जाएगी। उस प्रधानमंत्री को या उस सरकार को सदन में क्या होता, दोबारा बहुमत हासिल करना होगा। अगर वो बहुमत हासिल नहीं करने की स्थिति में होते हैं तो वो स्वयं ही राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे देते हैं कि हम अपना जो है वापस लेते हैं निर्णय। तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर आप देखेंगे क्या करेगा, सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री क्या करे, पहले तो होगा 74 है आर्टिकल कि राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। दूसरे में आप देखेंगे 75 में आप देखेंगे 75 में आप देखेंगे क्या होगा, 75 में होगा कि हाँ, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या होगा, आप देखेंगे दूसरे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन वाले होते हैं। आप देखेंगे जिसे लोकसभा में क्या होगा, बहुमत हासिल होता है। आप ये भी देखेंगे कि जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो और प्रधानमंत्री नियुक्त मंत्रियों की चयन के लिए स्वतंत्र होता है। आप देखेंगे बशर्ते वे संसद के सदस्य हों या कभी आप देखेंगे क्या होगा, कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो। तो हमने कहा कि संसद का सदस्य मतलब राज्यसभा या लोकसभा किसी का बस सदस्य नेता ना हो उस समय जब प्रधानमंत्री बनाया गया हो, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर क्या होगा, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का जो है प्रतिनिधि बन के चुना जाएगा, या फिर उसे क्या होगा, उसे राष्ट्रपति मतलब कहीं से एंग्लो इंडियन चुन सके अगर होगा। लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बने रहने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। आप देखेंगे दोनों में से एक का, साथ में आप देखेंगे, ठीक है, आप देखो एडिशन एज सब्ट्रैक्शन। देखिए आपके नेताजी क्या कर रहे हैं,
एडिशन कर रहे हैं, आपको एक तरफ ऐड कर रहे हैं, दूसरी तरफ सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो गुणा भाग कर रहे हैं कि किसी को निकाल सकते हैं, घटा सकते हैं। तो आप देखेंगे इस चीज़ को मंत्रिपरिषद या उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। हमने आपको कहा कि मंत्रिपरिषद एक बड़ा गोला कह सकेंगे, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के भीतर एक छोटा, लेकिन ये बड़ा, इनके पास ज़्यादा राइट होते हैं क्योंकि अब ये मंत्रालय के प्रमुख हैं, कैबिनेट होते हैं, इसलिए से कैबिनेट मंत्रालय है। तो ये कहेंगे, ठीक है, एक मंत्रिमंडल हो गया, इसे हम मंडल के रूप में कहेंगे, ये परिषद के रूप में कहेंगे। ठीक, तो आप देखेंगे दोनों अलग अलग हैं। अमूमन विभिन्न स्तरों पर 60 से क्या होंगे 80 मंत्री होते हैं। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि 91 अमेंडमेंट के साथ आप देखेंगे भारत में जो भी लोकसभा सदस्य हैं, ठीक है, या उसके 15% या उसके कह सकते हैं क्या होगा, जो भी सदस्य हैं मंत्रिमंडल का, उससे 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। पहले बहुत ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन अब ऐसा संशोधन कर दिया गया है। हम बात करते हैं कैबिनेट की। मंत्रिमंडल के भीतर एक कैबिनेट मंत्री होता है। अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के ये वरिष्ठ नेता होते हैं। प्रधानमंत्री के खास सिपे सलार कह सकते हैं इन्हें, या प्रधानमंत्री के बहुत खास व्यक्ति होते हैं, अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री पद दिया जाता है। प्रमुख मंत्रालयों का प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होंगे, मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठकें करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे बेसिकली मंत्रिपरिषद के नाम पर आप देखेंगे कैबिनेट मंत्री ही या मंडल ही क्या करती है, परिषद में फैसले लेती है। अगर किसी मंत्री को उस विभाग से ज़रूरी है तो उस विभाग के मंत्री को वो वहाँ कॉल कर सकते हैं, या उसका होना ज़रूरी है मंत्रिपरिषद में, जिसे हम राज्य मंत्री कह सकते हैं या स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहेंगे। इस तरह कैबिनेट मंत्री क्या हो, मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह है। कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट मंत्रिमंडल, तो आप देखेंगे मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। तो आप देखेंगे ये बड़ी सी डेस्क है, इस डेस्क में भी एक डेस्क है, इसमें लगभग 25 होते हैं। इसमें 50 जो भी मंत्री लोकसभा की सदस्य संख्या उसका 15% की बात है, आप देख सकते हैं। तो इसमें लगभग 25 लोग बैठा ले जाते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। आप देखेंगे कम ज़्यादा भी हो सकता है। आप देखेंगे स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री तो अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। स्वतंत्र प्रभार मंत्री आप देखेंगे राज्य मंत्री से ज़्यादा दर्जा दिया जाए। अगर आपको हायरार्की सिस्टम में लगाना को कहे तो कैबिनेट मंत्री कहेंगे। ठीक, फिर इसके बाद स्वतंत्र प्रभार कह सकते हैं और फिर आप देखेंगे राज्य मंत्री। आप इसको हायरार्की सिस्टम में लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक, इसके बाद हम राज्य मंत्री की चर्चा करेंगे। अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े रहते हैं, उनको सहायता देने के लिए राज्य मंत्री बना दिया जाता है उन्हें। ठीक, आप देखेंगे चूँकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से क्या होगा, मिलकर हर बात पर चर्चा करना और व्यवहारिक नहीं है। आप देखेंगे सारे मंत्रियों के लिए, ठीक है, नियमित रूप से मिलकर हर बात पे चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है या ज़रूरी नहीं समझा गया, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट कहा जाता है। आप देखेंगे इसी वजह से अधिकांश देशों में जो संसदीय लोकतंत्र है जहाँ उसे क्या कहता है, सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करने के आप देखेंगे काम करती है और मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं इसमें, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। मतलब अगर कैबिनेट ने कोई फैसला लिया है, एक कैबिनेट के किसी एक तो कैबिनेट के किसी एक ने व्यक्ति ने पहले या एक मंत्रालय ने फैसला लिया, फिर पूरी कैबिनेट ने उस पर फैसला लिया, फिर पूरी मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया, फिर उस सरकार के हर प्रतिनिधि ने उस पर फैसला लिया, मतलब सही है, वो मान्य होता है। आप ये भी देखेंगे कि अगर ये फैसला अगर लोकसभा में या कहीं पे सरकार हार जाती है तो पूरी मंत्रिमंडल के साथ क्या होता है,
पूरे मंत्रिमंडल को ये जिम्मेदारी लेनी होती है कि यहाँ हमसे ये फैसला गलत हुआ है या गलती हुई है, और वहीं पे क्या होगा, लोकसभा में वो सरकार अस्थायी रूप से गिर जाती है या गिर जाती है। तो या विपक्ष के नेता कह सकते हैं कि सरकार ने क्या है, सरकार अपने फैसले में हार चुकी है, या आप देखेंगे या सरकार गिर गई है। किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग को हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले का भी खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है। तो आप देखेंगे किसी दूसरे मंत्रालय विभाग का ही हो कोई फैसला, लेकिन कोई मंत्री उस फैसले का आलोचना नहीं कर सकता है सत्ता प्रतिपक्ष का। और आप देखेंगे हर मंत्रालय में सचिव होते हैं, ठीक है, जो नौकरशाह होते हैं। आपसे कहा था ये स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है। सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं, टीम के रूप में कैबिनेट की मदद करते हैं, कैबिनेट सचिवालय करता है, ठीक है। आप देखेंगे भारत समय क्या है, कैबिनेट जो कैबिनेट मंत्रालय है या कैबिनेट मंत्रिमंडल है, उसके लिए भी एक कैबिनेट सचिव बैठता है जो भारत का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। आप देखेंगे कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है, उसके कई वरिष्ठ नौकरशाह इसमें शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है। आप देखेंगे इस तरीके से वो इसमें कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे अगर हम इस चीज़ को आगे देखें, रोकें, तो इसको पढ़ना हो कि कार्टून के माध्यम से कि लोकप्रियता का उफान वाले 1970 के दशक के शुरुआती दौरों में, मतलब इंदिरा गांधी का दौर चल रहा था, कैबिनेट की बैठक करते दिखाया गया हुआ है इसमें। कि आपको लगता है उसके बाद बने किसी प्रधानमंत्री को इतनी आकार के रूप में दिखाई या कार्टून बनाया जा सकता है? अभी आपको इसका कार्टून दिखाएंगे, क्योंकि केंद्र अपनी राज्य सरकार के 5 कैबिनेट मंत्रियों उसके मंत्रालयों के नाम लिख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि किन के पास कैबिनेट मंत्रालय, किन के पास कौन सा राज्य मंत्रालय, स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय है। आपको अगर जानना हो तो आपको हर करंट अफेयर्स की किताब में या हर भारत सरकार की हर विभाग मंत्रालय में क्या होगा, अपडेट होते रहते हैं कौन कौन से मंत्री हैं, कौन इसी विभाग के राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। तो आप उनको चेक कर सकते हैं। नगर निगम या कार्यपालिका प्रमुख कह सकते हैं जिला परिषद के अध्यक्ष से मिलें, उनसे पूछें कि वे अपने शहर या जिले के प्रशासन किस तरीके से चलाते हैं। देख सकते हैं आगे देखेंगे हम कि ये विभाग का है। हमने आपको जो चित्र बनाने की बात की थी, ये आप देख सकते हैं 1970 का दौर चल रहा है, इंदिरा गांधी के समय का क्या है, ये सबसे बड़ी से इसके सामने क्या है, ये इनका कैबिनेट या मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद बौना नजर आया था, ठीक है। सारे फैसले एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गए थे, सेंट्रलाइज हो गई थी सत्ता एक तरीके से उस दौर में, देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के अधिकारों की चर्चा के बाद में है। तो हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।